फिर ये आ सकता है कि मेंटेनेंस का पर्सनल लॉ में क्या रोल है। ये सारी बातें हमने कल बताई है हर्ष। यस सर। हाँ, तो मेंटेनेंस और जो कानूनों में मेंटेनेंस का नियम कानून है उनमें क्या अंतर है, कल हमने बताया। उसके बाद मेंटेनेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या होती है। उसके बाद क्या लड़की भी मेंटेनेंस देने के लिए एंटाइटल है। तो ये सारी बातें हमने कल आपको बताई है। तो सेम उसी तरह आज हमारा पहले हम कंसेप्ट करेंगे और बाद में जो मेंटेनेंस का पॉइंट था 125 उसकी रीडिंग करेंगे और जो आज कंसेप्ट पढ़ाएंगे उसकी भी रीडिंग करेंगे। अगर शायद हमारी अगर अलाउ होएगा तो क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, ये मैं बोलना चाहता हूँ, जब तक हमें अलाउ है। 7:30 तक तो है, बट हो सकता है इट मे बी क्वाइट पॉसिबल 7:45 या 8 तक चली जाए। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो सर आज का जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उससे पहले मैं एक दो लाइन और बोल देता हूं कि अपना वीडियो अपना कैमरा ऑन रखिए, माइक म्यूट करिए, जिससे भी मैं सवाल पूछूं वही जवाब दीजिए। मेरे क्वेश्चन में हैंड रेज कर सकते हो, अपने डाउट आप नोट करिए और एंड में मेरे को पूछने की कोशिश करिए, या मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ये मैंने अभी आपको बोला। तो सर जो हमारा टॉपिक है आज का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके जो सिनोप्सिस है, कीवर्ड है, उसके बारे में मैं आपको पहले लिखवाता हूं और फिर जब सभी उन कीवर्ड को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला सामान्य तौर पे हम सर सेक्शन कौन सा है? अभी सब बताएंगे। FIR है 173। थैंक यू सर। अभी सब बताएंगे, अभी सुनते रहिए बस और नोट करते रहिए। तो सर पहले कीवर्ड हम आपको लिखवा रहे हैं, ये 15 से ऊपर कीवर्ड है। पहला है जर्नल, या जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा है उसका मतलब, ये सारी बातें कर रहे हैं हम FIR के बारे में। FIR का इंट्रोडक्शन, FIR का मतलब मीनिंग, FIR इंटरप्रिटेशन करे तो क्या होगा इसका मतलब, FIR का ऑब्जेक्ट, FIR का नेचर एंड स्कोप, FIR और कंप्लेन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन FIR एंड कंप्लेन। फिर FIR दर्ज करने की रिक्वायरमेंट, फिर हु मे लॉज FIR, नेक्स्ट बिफोर whom FIR lodged, नेक्स्ट लिखे जा रहे हैं सहायक। राइटिंग हो रही है उर्वशी जी? नो सर। हर्ष जी राइटिंग हो रही है बेटा? जल्दी तो नहीं है, मेरा स्पीड है। सर थोड़ा सा बस स्लो कर दीजिए हल्का सा। यस सर। अच्छा, कोई ना लिखा गया वो हैंड रेज कर लो एक बार, ठीक है ना? हाँ सर, चलिए एक बार मैं दोबारा शुरू करता हूं। पहला है इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट है मीनिंग, नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, उसके बाद है नेचर एंड स्कोप। अंजलि जी, अंजलि कुमार सर हैंड डाउन करो या क्वेश्चन पूछो।
सर अब तो मैं स्लो ही बोल रहा हूँ। पहले मैंने बोला इंट्रोडक्शन, फिर उसका मतलब मीनिंग, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नेचर एंड स्कोप। माइक म्यूट करिए AK गुप्ता जी। फिर FIR और कंप्लेंट में अंतर, फिर FIR में क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद किसके सामने कौन FIR कर सकता है, हु मे लॉज FIR। उसके बाद बिफोर हुम FIR लॉज। फिर उसके बाद FIR का कंटेंट, FIR में लिखोगे क्या। फिर उसके बाद FIR की इंपोर्टेंस, फिर उसके बाद FIR में डिले होना, फिर उसके बाद जो FIR आपने लिखी ना अक्षिका, वो हमें मजिस्ट्रेट को भेजनी पड़ती है विद इन 24 आवर्स। तो ये कह रहा है कि डिले इन फॉरवर्डिंग टू मजिस्ट्रेट, उसका क्या इफेक्ट आएगा। फिर है एविडेंटरी वैल्यू, FIR की एविडेंटरी वैल्यू। फिर है FIR, लिख रहा है हर्ष। फिर है FIR बाय एक्यूज, और आखिर में है FIR का क्वैश होना, क्वैश करना। ये वर्ड सुने मधु जी? चलिए ठीक है। अब जो जितने वर्ड मैंने बोले, जो आपसे लिखने रह गए, अब मैं उनको 1 बाय 1 एक एक वर्ड बोलता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला है FIR का इंट्रोडक्शन। तो सर FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। चैप्टर 13 है और चैप्टर का नाम है इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस और उसकी पावर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। FIR को लॉन्च करना और उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की पावर, ये किसका नाम है? ये चैप्टर का टाइटल है। सेक्शन नंबर है मधु जी 173 टू 196। लिख लिया मधु जी? इसका मीनिंग, FIR का मीनिंग, FIR को हमारे BNSS में या CRPC में या IPC में कहीं पे भी या एविडेंस में कहीं पे भी इसको डिफाइन नहीं किया गया। यहां तक ठीक है मधु जी, अक्षिका? अब उसके बाद ये इसका सामान्य मीनिंग क्या है? सामान्य मतलब है कि कोई इंफॉर्मेशन आप पुलिस को दे रहे हो जो कि किसी अपराध के बारे में समय के हिसाब से सबसे पहले आपको पता लगी और आपने पुलिस को दी। ये हम कहना चाहते हैं हर जी
किसी अपराध के बारे में कोई इंफॉर्मेशन सबसे पहले जो आपने पुलिस को बताया, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यहां तक ठीक है अक्षिका? अब ये जो क्रिमिनल लॉ है ना, क्रिमिनल लॉ काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, शुरू कैसे होता है, मोशन में कैसे आता है। क्रिमिनल सिस्टम, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है? दो तरीके से। फर्स्ट, फ्रॉम by FIR and the second from by complaint। ठीक है यहां तक? FIR हम किसको करते हैं? अपना कैमरा ऑन करिए जिससे कि मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछ सकूं। FIR किसको लॉन्च करते हैं हम, उर्वशी जी? सर पुलिस को। यस। और कंप्लेंट किसको करते हैं सहायक जी? सर मैजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट को। तो ये दो तरीके क्रिमिनल सिस्टम को इनिशिएट करने के होते हैं। यहां तक क्लियर है अक्षिका? चलिए, अब है इसका इंटरप्रिटेशन। FIR जो है वो दो प्रकार का किसी ऑफेंस का नेचर होता है, एक कोग्निजेबल और एक नॉन कोग्निजेबल। कोग्निजेबल का वन वर्ड मीनिंग क्या है हर्ष? In which police can arrest without warrant. वन वर्ड बोला था मैं तो, अच्छा। डेफिनेशन नहीं बोली थी। Serious offense. हाँ अनसुया जी, हैंड रेज करो, कैमरा ऑन करो। तो कोग्निजेबल का वन वर्ड है सीरियस ऑफेंस, और नॉन कोग्निजेबल का नॉन सीरियस। तो दोनों ही केस में FIR दर्ज नहीं होती। FIR दर्ज होती है सिर्फ सीरियस केस में, मतलब कोग्निजेबल केस में। नॉन कोग्निजेबल, नॉन सीरियस में FIR दर्ज नहीं होती, बल्कि उसकी एक NCR होती है, नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट। सिंपल। तो डेफिनेशन वाइज कोग्निजेबल का मतलब होता है कि उसमें पुलिस को पावर ज्यादा है और वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, मतलब बिना कोर्ट की मर्जी के भी वो अरेस्ट कर सकता है। कोर्ट से ऑर्डर लेने की जरूरत ना है। ठीक है यहां तक? उसके बाद नॉन कोग्निजेबल में सिंपल अपराध होते हैं, तो वहां पर पुलिस अपनी मर्जी नहीं चलाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने मामला रखेगी, मजिस्ट्रेट बताएगा हमें कि हमें अरेस्ट करना है या नहीं करना। ठीक है यहां तक? अब हम आएंगे इंटरप्रिटेशन पे। तो सर इंटरप्रिटेशन में ये कहा कि FIR लिखना पुलिस का जरूरी काम है या उसकी मर्जी है सहायक जी? सर इट इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, ये बातें इसमें कही गई है। ठीक है। और अगर वो रिफ्यूज करे तो क्या कोई रिमेडी है अनसुया जी?
सर हायर अथॉरिटी को दे सकते हैं, जैसे डीएसपी को दे सकते हैं सर, कमिश्नर को भी दे सकते हैं। मैं पुलिस के अगेंस्ट पूछ रहा हूँ। जिसने एफआईआर लिखने से मना कर दिया उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हो? यस सर, ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हो? तो जैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, उनको दे सकते हैं। वो अगर क्या इनमें करेगा से उसको? वो क्या करेगा? क्या है डिसिप्लिनरी एक्शन? सर अगर कॉग्निजेबल केस में आप एफआईआर दर्ज करवाने जाओ और वो आपके एफआईआर दर्ज ना करे तो जो है पुराने एक्ट में सीआरपीसी में 166A उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो सकती है और उसमें सजा का प्रावधान भी था। अब नए एक्ट में देखेंगे वो कौन सा सेक्शन अभी बताएंगे। आईपीसी में लिखा हुआ है, सॉरी आईपीसी में लिखा हुआ है, उसमें बताएंगे। पुराने वाले में 166A था। अब आप उसको कंपेयर कर लीजिए। अगर एफआईआर दर्ज ना करे वो, एफआईआर दर्ज ना करना मतलब क्या हुआ अक्षिका? ड्यूटी की पालना करी उसने, सर ड्यूटी के अगेंस्ट क्या उसने गलती करी है? तो ये है डिलेसिटी ऑफ ड्यूटी, DERELICTION ऑफ ड्यूटी। यहां तक ठीक है हर्ष? चलिए, और चाहे चाहे सायक जी ये एफआईआर जेन्युइननेस को लेकर, रिलायबिलिटी को लेकर, क्रेडिबिलिटी को लेकर पुलिस वाला नूना कह सके या क्रेडिबल कम है, रिलायबल कम है, जेन्युइननेस कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू लॉज एफआईआर एंड देयर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है यहां तक? ये बातें कही गई बेटा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1991-2। दूसरा ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश। पहला है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, दूसरा है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो ललिता कुमारी वाला लैंडमार्क जजमेंट है अभी, जिसने कहा सभी कॉग्निजेबल केस में पुलिस एफआईआर दर्ज करेगा सिवाय 5 चीज को छोड़कर। कौन सी 5 चीज है सहायक जी? मेडिकल, मैट्रिमोनियल, कमर्शियल, करप्शन और डिले। इन 5 सब्जेक्ट पे कोई इंफॉर्मेशन आई तो पुलिस वाला सीधा एफआईआर करने की बजाय अगर उसे ठीक लगता है तो वो 1 वीक में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है बजाय एफआईआर दर्ज करने के। बोलो उर्वशी। सर आपने जो 5 शब्द बताए थे, मैट्रिमोनियल, करप्शन और मेरे कुछ छूट गए। 2 एमपीए मैट्रिमोनियल और मेडिकल, 2 सीपे है कमर्शियल और करप्शन, और 1 डिले। माइक म्यूट करिए संदीप जी। हाँ, उसके बाद और इन्हीं केस में कहा अनसुईया जी जो सेक्शन में लिखा है उसमें को हमें शेल पढ़ना चाहिए। तो केस लॉ का महत्व इतना है जितना मैंने भी बताया, नहीं तो ये केस लॉ कितने पेज का है अनसुईया?
सर 100 पेजेस से ज्यादा है। मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो अंदाजा बोल रहा हूँ 30-40 पेज का होएगा, मान ले 10 पेज का होएगा, तो हम सबको याद कोई कर सकते हैं ना, कोई जरूरी है ना काम का है। जो काम का है 2 बात वो मैंने बता दिया आपको। और नॉलेज लेनी है पढ़ो आप केस लो, पेपर के लिए जितना चाहिए वो मैंने बता दिया। ठीक है यहां तक अनसुईया जी? चलिए अगला है ऑब्जेक्ट। एफआईआर का ऑब्जेक्ट क्या है? ये किसी ऑफेंस की टाइम के हिसाब से फर्स्टली इंफॉर्मेशन है, तो इसका ऑब्जेक्ट है एक्यूज को सेफ गार्ड करना, ताकि बाद में कोई वेरिएशन, एल्ट्रेशन या एडिशन से रोका जा सके, वो ना की जाए। अगर घटना सुबह घटी और आप टाइम के पॉइंट पे फर्स्टली 8 बजे घटना घटी और थाना है आपके 5 किलोमीटर दूर, आधे घंटे में पहुंच जाओगे, 8:30 दर्ज करा लो। तुम 2 घंटे आपने दिमाग लगाया, वकील से कंसल्ट करा, फिर एफआईआर दर्ज करवाई, तो उससे तो एक्यूज के खिलाफ चला जाएगा ना, मतलब एक्यूज फंस जाएगा ना। वो चीजें हमें ध्यान रखनी है। ये एफआईआर रोकता है कि अगर आप एफआईआर टाइम से कराते हो तो वहां उस केस में इंप्रूवमेंट के, एल्ट्रेशन के चांस खत्म हो जाते हैं। बोलिए रोबिन जी। हैंड डाउन करिए, ये क्वेश्चन पूछिए। अगला स्कोप एंड नेचर एंड स्कोप। तो सर नेचर है, एफआईआर में पूरी डिक्शनरी के वर्ड होते हैं, सही है अक्षिका? नो सर, किसमें? एफआईआर में? एफआईआर एक एनसाइक्लोपीडिया है, क्या सही है? नो सर। एफआईआर में आपको सारी बातें लिखवानी चाहिए, क्या ये सही है? सर उसके जो की पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो लिखने जरूरी होते हैं। वो उसने पता ही ना, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो, फिर उसने एक्यूज का नाम ना दे रहा, ये तो की पॉइंट है एक्यूज का नाम। तो अक्षिका सर केस के रिगार्ड्स, केस के केस का रिगार्ड्स, ही हाँ बोल जी रहा हूँ सर। ना। हाँ जी एक्यूज सर। को जो है मरने वाले का नाम नहीं पता ना, एक्यूज को नहीं, जो इन्फॉर्मेशन देने गए ना उसको एक्यूज का नाम नहीं पता, विक्टिम का नाम नहीं पता, गवाह का नाम नहीं पता, तो क्या ये लिखवाने जरूरी है? नो। हाँ। तो सर एफआईआर इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, ये हाँ, ये अनाम सोर्स जिसका पता ना हो उन चीजों से भी जिक्र किया जा सकता है। टेलीफोन से भी एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, बेनाम भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। बेनाम, टेलीफोन, इनसे भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। परंतु परंतु रोबिन दुबे जी हैंड डाउन करिए। परंतु हर जी, अगर कोई इंफॉर्मेशन वेग है, इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित है, क्रिप्टिक है, अस्पष्ट, क्रिप्टिक, तो एफआईआर लिखना जरूरी है हर्ष? नो सर। अगर टेलीफोन से आपको सही सही सारी बातें बताई तो लिखना जरूरी है? यस सर, अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस के फैक्ट्स है तो कंपल्सरी। और अगर उसमें अनक्लियरिटी है तो? नो सर। चलिए उसके बाद एफआईआर और कंप्लेन में अंतर। तो सर
एफआईआर का चैप्टर हम पढ़ाएंगे अभी, और कंप्लेंट का चैप्टर भी पढ़ाएंगे आपको। तो अंतर बताने के लिए मैं सबसे पहले क्या बताता हूं सबको, अगर अंतर लिखना हो उर्वशी जी, तो एफआईआर का जो सेक्शन है ना वो लिख दो, कंप्लेंट का जो सेक्शन है वो लिख दो। कोई अंतर बचेगा? नहीं बचेगा ना। अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जोन सा टॉपिक जिस सेक्शन में वो सेक्शन लिख दो, अपना आप अंतर पकड़ में आ जाएगा। ठीक है अक्षिका? चलिए सर, तो इसमें कहा, सामान्य तौर पे मैं बोल दूं आपको कि एफआईआर पुलिस के यहां होती है, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के यहां होती है, एफआईआर कोग्निजेबल केस की होती है, कंप्लेंट दोनों प्रकार से की डाली जा सकती है। ठीक, उसके बाद एफआईआर की रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर, वो अभी हम सेक्शन पढ़ेंगे। कौन लॉज कर सकता है एफआईआर? कौन कर सकता है लॉज? हर जी? सर एनीवन कैन लॉज द एफआईआर, विक्टिम भी कर सकता है या किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हुए देखा है, कोई भी कर सकता है। ना देखा वो भी कर सकता है भाई, जरूर कोई देखा उड़ो वही करे। सर रास्ते में डेड बॉडी पड़ी है, कोई जा रहा था, उन्हें देख ली, वो जाके इंफॉर्मेशन दे देती है बॉडी पड़ी है, मर्डर हुआ है, हम किसने किया हमें नहीं पता, कौन करे, किसकी बॉडी हमें नहीं पता, हो जाएगी एफआईआर। क्यों? यस सर। क्यों ऋषि जी, क्यों नहीं होगी? सर क्योंकि वो कानून सबूत मांगेगा कि सबसे पहले आपने वो पूछेगा ना, और एविडेंस भी बोलेगा ना कि करके दिखाओ भाई। नहीं बेटा, हमसे एक्सीडेंट ही हो गया। सवाल पूछेगा सर। नहीं बेटा, एक्सीडेंट हो गया, राह चलता कोई पुलिस को 100 नंबर पे डायल करेगा तो क्या होगा? एफआईआर होगी। सर इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सर सिचुएशन क्या डिपेंड करेगी? अगर कोई ऑफेंस हो गया हाँ तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन देगा, चाहे उसने देखा हो या ना देखा हो, तो वो ऑफेंस तो कमिट हुआ है ना, हाँ तो उसकी तो एफआईआर दर्ज करेगा। हाँ ये कहेगा भाई तू बता तूने कैसे पता लगा, हाँ ये वो बोलेंगे अलग सर। बात है, पर हाँ एफआईआर तो दर्ज होगी ना। हाँ एफआईआर दर्ज होंगी। यही कह रहे हैं हम। किसके सामने की जाएगी एफआईआर मधु जी? सर बिफोर पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर। कौन सा पुलिस ऑफिसर अक्षिका? वाइस वाइस सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। लीगल वर्ड क्या है सागवान जी? लीगल वर्ड मतलब जो एक्ट में लिखा हुआ वो पूछ रहा हूँ। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, दैट्स कॉल्ड एसएचओ, सब स्टेशन हाउस ऑफिसर। सर लीगल वर्ड है सच्चो है। बोल दिया मैंने अब तो सर। ठीक है रोबिन जी, ये लिखिए मत आप, ये मेरी सुनिए बस, अभी लिखने में अपना टाइम खराब मत करिए, मेरे को सुनने में अपना टाइम लगाइए। या हैंड नोट लिखिए आप खुद ही। Okay, sir. I have already know that, sir. अगर आपको मेरे को जरूरत समझेगी तो मैं आपकी हेल्प लेऊंगा सर रोबिन जी। Okay, sir. हाँ तो सर एफआईआर आप दर्ज कर सकते हो, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, दैट्स कॉल्ड एसएचओ आल्सो। क्या इसके अलावा भी किसी को कर सकते हो मधु जी? सर जो वहां पे अवेलेबल है उसको कर सकते हैं, बट एड्रेस तो वो तो बोल दिया, पुलिस बोल दिया हमने सर, अवेलेबल तो पुलिस ही है, और कौन है? सहायक जी। सर अगर एसएचओ दर्ज नहीं करते हैं फिर हम सुपरिंटेंडेंट ये नहीं ऑफ कह रहे पुलिस सर, को सवाल ये है ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं था। तो कह रहा है सर हर जी, एफआईआर जो है ना
वो किसी भी पुलिस अफसर को की जा सकती है। इसमें तो लिखा हुआ है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इट डिपेंड्स। डिपेंड मतलब किसी भी पुलिस अफसर को। रूल क्या है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, SHO, बट एक्सेप्शन क्या है? टू एनी पुलिस ऑफिसर। केस का नाम है RP कपूर वर्सेस सरदार प्रताप सिंह। पंजाब का है, प्रताप सिंह कैरो। RP कपूर वर्सेस सरदार प्रताप सिंह, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस लो है। किसी घटना के बारे में मधु जी, इंफॉर्मेटर ने CM को बोला, CM ने वो इंफॉर्मेशन जो एडिशनल DIG था उसको रेफर कर दी, उसने FIR लिख ली, तो वो भी FIR ट्रीट हुई। ठीक है हर्ष, यहां तक? चलिए, इन बिटवीन में आपको एक इंटीमेशन देना चाहता हूं। रनिंग इंटीमेशन है, इंफॉर्मेशन है। हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के लिए हमने क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसका टाइमिंग 4 बजे से लेके 5, सवा 5 तक है। तो जो कोई भी बच्चा हिमाचल प्रदेश सिविल जज के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो उस टाइम पे हमें ज्वाइन कर सकता है। वहां हम आपको लोकल लॉ और फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट और स्टैंप एक्ट, जो उनका सिलेबस है, उस सिलेबस को पूरा करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट आए। ठीक है यहां तक? उसके बाद दूसरी हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो इस लिंक को, इस इंफॉर्मेशन को अपने ग्रुप में शेयर करिए। जितने से ज्यादा बच्चे होंगे उतना हमारे फायदे के साथ साथ आपका भी फायदा है, ये मैं कहना चाहता हूं। अगर बच्चे कम होंगे तो फीस बढ़ जाएगी, बच्चे ज्यादा होंगे तो फीस घट जाएगी, सीधी सी बात है। चलिए सर, नंबर वगैरह सारे आपको ग्रुप वगैरह पे मिल जाएंगे। बाकी अभी हर चीज जो है टाइप करके डाल भी रहे हैं। चलिए सर, दोनों नंबर डाल दीजिए हर जी। तो सर उसके बाद अगला पॉइंट है FIR में हम लिखवाएंगे क्या, कंटेंट। तो हम बार बार बोल चुके हैं, FIR एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एग्जॉस्टिव नहीं है। ये नहीं कि सारी बात लिखवानी है, मैग्ना कार्टा नहीं है कि भाई कोई मैग्ना कार्टा है, एनसाइक्लोपीडिया नहीं है ये तो सिर्फ क्या है कि सबसे पहले जिस घटना का आपको पता लगा तो जाके आप बिना देर करे जाके पुलिस को बता दो जी घटना घट गई। एक्यूज ना पता, विक्टिम ना पता, विटनेस ना पता, बॉडी ना पता, प्रॉपर्टी ना पता, कोई बात ना, ये काम पुलिस का है। पुलिस का क्या काम है सागवान जी? जी सर। पुलिस की ड्यूटी क्या है किसी भी ऑफेंस में? सर सबसे पहले तो वो लोकेशन पे जाएगी और देखे कि वहाँ पे क्या ऑफेंस हुआ है। वो तो एक पूरा चैप, वो तो एक ऐसे आ जाएगा। सिर्फ हमने एक वर्ड पूछा है कि उसका काम क्या है पुलिस का किसी केस में, मतलब वो उसका अल्टीमेटली वो क्या इकट्ठा करता है।
सर पुलिस का काम है किसी भी केस में गवाही को कलेक्ट करना। माइक म्यूट करिए सर। पुलिस का काम है किसी भी केस में एविडेंस कलेक्ट करना, और उसको एग्जामिन करने का काम किसका है मधु जी? अक्षिका? जज को। हाँ, लिखिए मत बीच बीच में सर। मैं बोल रहा, जिससे लिखवाने की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बोल लूंगा सर। हैंड रेज करिए अगर आपने कोई क्वेरी है या बताना है तो, या कैमरा ऑन करिए, दो ही बात है, या हैंड रेज करिए या कैमरा ऑन करिए। चलिए सर, उसके बाद इंपॉर्टेंस। एफआईआर जो है क्रिमिनल लॉ में, हालांकि एनसाइक्लोपीडिया नहीं है उर्वशी, मैग्ना कार्टा नहीं है, कैटलॉग नहीं है, बट एफआईआर का क्रिमिनल केस में एक्सट्रीमली वाइटल एंड वैल्यूएबल पीस ऑफ एविडेंस है। ठीक है, यहां तक? कैसे वैल्यूएबल है अभी हम आगे और दूसरे कंसेप्ट में बोलेंगे, किसी पॉइंट पे बोलेंगे। अगर एफआईआर लिखने में, अगला पॉइंट है डिले इन एफआईआर। हर जी, एफआईआर लिखने में अगर डिले होती है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? हर जी। सर अगर एफआईआर लिखने में डिले होती है तो विक्टिम के अगेंस्ट में जाएगा। तो एफआईआर लिखना अपने आप में फेटल है, नुकसानदायक है डिले होना? नो सर। चलिए सर, मोटी बात यह है मधु जी, उर्वशी जी, रोबिन जी, डिले इन एफआईआर पर से नोट फेटल। एफआईआर में डिले होना अपने आप में कोई गलती नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि एफआईआर की कितने टाइम में करनी है, कोई लिमिटेशन सीआरपीसी में या लिमिटेशन लॉ में कहीं पे नहीं बताई गई। तो अगर तुम डिले करते हो बिना वजह, तो क्या वो डिले मैटर करेगी उर्वशी जी? नहीं सर। क्यों? बिना वजह डिले करते तो मैटर करेगी भाई। हाँ, बिना वजह करेगी तो मैटर करेगी ना सर। कान खोल के रखो। हाँ, और अगर डिले का तुम्हारे पास कोई सफिशिएंट कोज है, जब वो डिले मैटर करेगी अक्षिका, जब वो मैटर नहीं करेगी। ठीक है यहां तक? अगला पॉइंट वही है। फिर अगला, अगर पुलिस वाले ने एफआईआर लिख तो ली पर मजिस्ट्रेट को भेजने में डिले कर दिया, तो क्या वो अपने आप में गलती है हर्ष? यस सर, विद इन 24 आवर्स भेजना कंपलसरी है। पर से इज नॉट फेटल। अगर वो डिपेंड है, अगर भेजनी चाहिए, रूल क्या है? 24 आवर में भेजो। अगर डिले कर रहा है, कारण है, तो फिर डिले में मेटेल हो जाएगी बेटा, सिंपल। चलिए, अब आएगा एविडेंटरी वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मधु जी। एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू क्या है सागवान जी? एफआईआर जो है कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ठीक है, परंतु इसका उपयोग, बोलो गोविंद जी। गोविंद जी, हाँ। तो सर, एफआईआर कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, परंतु इस एफआईआर का प्रयोग कोर्ट
सिस्टम, या तो उस एफआईआर का जब वो एफआईआर लिखवाने वाला गवाही देने आएगा, या तो उस एफआईआर का कोरोबरेशन किया जाएगा, या उसका कंट्राडिक्ट किया जाएगा। या तो वो एफआईआर कंट्राडिक्शन के काम आएगी या कोरोबरेशन। किसके अगेंस्ट में मधु जी? सर विक्टिम के। जिसने इंफॉर्मेशन दी, एफआईआर लिखवाई, वो अगर वैसी बात बोल दे कोर्ट में जाके, तो वह एफआईआर का हो गया कोरोबरेशन। ठीक है सर। और वो अगर एफआईआर में कुछ लिखवाया और कोर्ट में जाके कुछ और बोल दे, तो हो गया कंट्राडिक्शन। तो जिसने एफआईआर लिखवाई उसके अगेंस्ट में उसका कोरोबरेशन या कंट्राडिक्शन के वो काम आती है। ठीक है यहां तक? चलिए बोलो सायक जी। सर अगर विक्टिम इन्फॉर्मेंट है तो फिर विक्टिम के अगेंस्ट तो कोरोबोरेशन कॉन्ट्राडिक्शन किया जा सकता है ना? बोला मैंने, यही बोला बेटा। हमने बोला जिसने भी इंफॉर्मेशन दी, अगर वो जब गवाही देने गया तो वो सेम बात बोल जाएगा, तो एफआईआर कोरबरेट हो जाएगी। अगर वो दूसरी बात बोल जाएगा तो एफआईआर जो है कंट्राडिक्ट हो जाएगी। और वो इंफॉर्मेटर विक्टिम भी हो सकता है। चलिए सर, उसके बाद एफआईआर बाय एक्यूज, इसका लैंडमार्क जजमेंट है बेटा अग्नू नरेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें 2 फाइंडिंग है अनसुईया जी। बोलो अग्नू नरेशिया। अब अगर आपका कैमरा ऑन है तो मुझे आपकी सारी मूवमेंट पता लग जाती है कि आप देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, लिख क्या रहे हो और क्वेश्चन क्या पूछोगे। ठीक है, इसीलिए कैमरा ऑन होना जरूरी है। तो सर अग्नू नरेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में दो पॉइंट आए। अगर एक्यूज ने, मतलब किसी व्यक्ति ने मर्डर करा और वो ही जाके कहे कि मैं मर्डर करके आ गया, मेरी एफआईआर लिखो, या मर्डर उसने करा लेकिन वो कह रहा है राम ने मर्डर कर दिया, तो एफआईआर का नेचर कैसा हो जाएगा हर जी दोनों सिचुएशंस में? कॉन्ट्राडिक्शन था। हाँ उर्वशी जी, 1 मिनट बेटा। हर्ष बोलो। सर एक मिनट दोबारा बोलेंगे, थोड़ा वॉइस कट हो रही थी। मैंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर करके जाके नू कह दे पुलिस में जी मेरी एफआईआर लिखो, मैंने एक्स बंदे का मर्डर करा है, एक यह सिचुएशन। और दूसरी यह कि भाई मैं वो ऑफेंस उसने करा, पर वो जाके पुलिस में बोलते हैं कि भाई राम ने जो है एक्स बंदे का मर्डर करा है। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या पोजीशन रहेगी? सर दूसरे वाले में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो एफआईआर तो दोनों में होगी ना। हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो दोनों में रजिस्टर्ड और होगी उस सर। एफआईआर का रिलेवेंसी क्या है, एडमिसिबिलिटी क्या है? सर जो पहली वाली जो एफआईआर है वो एडमिसिबल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एज पर एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 उसमें पुलिस के सामने एडमिसिबल किया हुआ नहीं माना जाएगा सर। तो इसका मतलब है कि जो पहली स्टेटमेंट दी ना एक्यूज ने, वह उसकी इंफॉर्मेशन थी कन्फेशनल, और कन्फेशनल स्टेटमेंट वो एडमिसिबल ना हुए। और दूसरी स्टेटमेंट थी नॉन कन्फेशनल, वह उसकी स्टेटमेंट एडमिसिबल हो जाएगी। ठीक है यहां तक?
ज्यादा चीज हम पढ़ेंगे जब एविडेंस एक्ट पढ़ाएंगे या इस केस लॉ को पढ़ो तुम, ठीक है यहां तक। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड क्वैशिंग ऑफ FIR। क्वैशिंग ऑफ FIR का मतलब क्या है सहायक जी? सर FIR के इफेक्ट को खत्म कर देना। तो क्वैशिंग की पावर किसके पास है सहायक जी? सर क्या पता नहीं मुझे। क्या CRPC में कहीं प्रोविजन है अक्षिका क्वैश करना FIR को, कंप्लेंट को क्वैश करना, खत्म करना, कहीं है हर्ष? सर 482 में होती है क्वेश्चन। वो तो CRPC में प्रोविजन है ना, मतलब है उसी में, पर 482 तो प्रोविजन नहीं है ना, वो तो जहां कहीं कोई प्रोविजन ना है मधु जी। CRPC में जहां पे किसी मामले के लिए कोई प्रावधान ना है उसका इलाज 482 में है। पर क्या 482 में ये लिख रहा है कि FIR क्वैश करना, कंप्लेंट क्वैश करना, यो कोई लिख रहा है? तो जहां किसी भी से के लिए कोई प्रावधान ना है उसमें इनहेरेंट पावर 482 में हाई कोर्ट को दी हुई है। तो हाई कोर्ट जो है FIR को डिपेंड, सामान्य रूल है कि वो क्वैश नहीं करेगा, ठीक है। सामान्य रूल है कि भाई FIR हुई है, अरे जब कुछ सब्सटेंस होएगा जब भी तो FIR हुई है, या बिना वजह FIR होगी? पुलिस को सपने आ रहे थे, पुलिस को और कोई काम नहीं है? तो फिर हाई कोर्ट कहेगा जब FIR हुई है तो भाई इन्वेस्टिगेशन भी कर लेने दो, अपना पता लग जाएगा। तो सामान्य रूल है कि भाई हाई कोर्ट जनरली क्वैशिंग नहीं करता, सिंपल। परंतु अगर 482 के इंग्रेडिएंट पूरे हो रहे हो तो फिर वो FIR को या कंप्लेंट को खत्म भी कर सकता है। क्या है 482 के इंग्रेडिएंट? रोबिन जी लिख के दिखाओ अब। रोबिन जी लिख के दिखाओ 482 के इंग्रेडिएंट। हाँ सर, तो सर 482 के इंग्रेडिएंट है कि जब कोई भी प्रावधान ना है किसी काम का तो फिर हाई कोर्ट के पास अपनी पावर है, वो कोई भी ऑर्डर कर सकता है, बशर्ते कि आपको यह प्रूव करना पड़ेगा मधु जी कि अगर यह FIR चली ना तो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होएगा, अन्याय हो जाएगा। इसके लिए आपका ऑर्डर करना जरूरी है, नेसेसरी है। 3 बातें लिखी हुई है रोबिन सिंह 482 में। नेसेसरी टू डू, प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस एंड द एंड ऑफ द जस्टिस। देखना अक्षिका जी, हर जी आगे चलिए सर। सहायक जी मेरे ख्याल में जो हमने सिनोप्सिस लिखवाए हैं वो कोई रह तो नहीं गया? नो सर। चलिए सर। तो ये FIR को लेकर मिनिमम जो पॉइंट हम हो सकते थे वो बताए। अभी 1 मिनट बोलो ऋषि। सर मेरा कुछ पॉइंट छूट गया है। आपने बताया था कि प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द वो तो प्रोसेस। सर वो तो सेक्शन देखिए 482।
528 BNSS के अकॉर्डिंग। अब नया 528 वो पूरा कंसेप्ट पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, वो यहाँ जरूरी नहीं है अभी। चलिए सर, अभी इसमें काफी केस लो भी है, पर सारा इसमें संभव कंप्लीट करना संभव नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूं। इस बीच में मैं आपको सर एक केस लॉज आपने बोले थे कल 144 सेक्शन उसका लिखवाना था आपको सर। बता रहा हूं। तो सर अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर को मैं सेक्शन वाइज क्या लिखा वो बोलता हूं, और फिर जो है इसको हम पढ़वाएंगे, और फिर मेंटेनेंस वाले पॉइंट को पढ़वाएंगे। चलिए सर, सेक्शन वाइज हर जी, इसमें हमने 3 सेक्शन पढ़ने हैं, 173, 174 एंड 175। ठीक है? यहां तक 173 बोलता है कोग्निजेबल केस में एफआईआर दर्ज करना। अब मैंने इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है कि अब आपको ये जो है सेक्शन पढ़ना में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मधु जी। कोग्निजेबल केस में एफआईआर, अगर कोई कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वो एफआईआर दर्ज करेगा, चाहे जुडिक्शन हो या ना हो। चाहे जुडिक्शन हो या ना हो, इसका मतलब क्या है हर्ष? सर 0 FIR। इसका मतलब 0 एफआईआर। घटना जो है वो साउथ दिल्ली में हुई, और आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हो नॉर्थ दिल्ली में, तो पहले पुलिस वाला मना कर देता था, अगर साउथ दिल्ली में जाओ, अब नहीं कर सकता। दूसरा, आपने जो पुलिस की वेबसाइट है वहां पे आपने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर दी, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दे दी, तो वो भी अब ई एफआईआर मानी जाएगी। कंडीशन क्या है मधु जी, सहायक जी? इंफॉर्मेशन देने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपको थाने जाके वहां पे साइन करने पड़ेंगे अपनी ऑनलाइन एफआईआर पे। तो उसके बाद अगर लेडीज वाले जितने अपराध है, कौन से अपराध होते हैं लेडीज वाले हर्ष आईपीसी में? सर आउटरेजिंग वुमेन मोडेस्टी, स्टॉकिंग, वॉरिज्म, 354 से ABCD। हाँ, एसिड अटैक, सेक्सुअल हैरेसमेंट, डिसरोब, स्टॉकिंग, वायरिज्म, रेप, अननेचुरल ऑफेंस, रेप। तो ये सारे गैंग रेप से ये सारे वोमेन के अपराध एक सेटल लॉ है। अगर किसी मामले में उर्वशी, तनु जी कैमरा ऑन करो, अगर कोई सी मामले में लेडीज का इन्वॉल्वमेंट है तो उस केस में लेडी का एफआईआर, लेडी का अरेस्ट, लेडी का मेडिकल एग्जामिनेशन, लेडी का ट्रायल कौन करेगा हर्ष? सर अरेस्ट लेडी ऑफिसर, लेडी ऑफिसर अरेस्ट करेगी सर। हाँ, तो सर इन सारे मामलों में जहां लेडीज का इन्वॉल्वमेंट है और उनकी स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा? लेडी। तो लेडी के मामले में सारा काम लेडी करेगी, या तो लेडी पुलिस ऑफिसर या लेडीज ऑफिसर। लेडीज पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर में क्या अंतर है मधु जी?
पुलिस ऑफिसर में तो पुलिस ऑफिसर है, और लेडी ऑफिसर में कोई भी लेडी ऑफिसर लाइक कि मेडिकल एग्जामिनेशन कर रही है, तो जो वहां पे जो ऑफिसर है। नहीं, यहाँ एफआईआर दर्ज करने की बात है अभी। ओके, तो सर सिंपल सी बात है, लेडीज पुलिस ऑफिसर तो या तो पुलिस वाली करेगी एफआईआर दर्ज, और वह ना है तो किसी सरकारी मास्टरनी डॉक्टरनी किसी ने पकड़ लो, वह करेगी। ओके सर। सरकारी मास्टरनी है ना, वह भी तो लेडीज अफसर है, यस सर। या नहीं है वो? यस सर। तो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की लेडीज वह भी दर्ज कर सकती है अगर लेडीज पुलिस ऑफिसर ना मिले तो। ओके सर। चलो, अब अगर ये जो लेडीज वाले अपराध है ना, ये अपराध में जो लेडीज थी, रेप जिसके साथ हुआ, हरेसमेंट जिसके साथ हुई, एसिड अटैक जिसके साथ हुआ, वह लेडीज डिसेबल थी, परमानेंटली या टेम्परेरी, मेंटली या फिजिकली। चारों पॉइंट पकड़ में आए? जिस लेडीज के साथ अपराध हुआ, शी इज अफेक्टेड, डिसेबल, टेम्परेरी और परमानेंटली, फिजिकली और मेंटली। इन दैट सर्कमस्टेंस एफआईआर उसके घर जाके लिखवानी पड़ेगी, या जहां उसको कन्वीनियंस लगे वहां लिखवानी पड़ेगी। अगर वो कहे मुझे कुछ एक्सपर्ट इंटरप्रेटर लेके आओ, एजुकेटर लेके आओ, उसकी सहायता देनी पड़ेगी, और उसकी एक वीडियोग्राफी भी करवानी पड़ेगी डिसेबल के केस में। उर्वशी जी। हाँ अक्षिका। सर बस वही पूछ रहे थे, डिसेबल्ड और मेंटली वाला है ना, फिजिकली और मेंटली उसमें सिर्फ है ना, बोला मैंने एजुकेटर। डिसेबल के केस में, बोला मैंने। ठीक है। उसके बाद जो ये लेडीज के यहाँ स्टेटमेंट लिखी जाएगी, जो एफआईआर लिखी जाएगी ना, तो इसके बाद पुलिस वाला उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा और उसका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, जो आगे चल के किस काम आएगा हर्ष? कोलैबोरेशन के लिए सर 164 की स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करेंगे। ये स्टेटमेंट जो 164 में करा है, फिर इसकी दोबारा से उस लेडीज की जब एविडेंस की बारी आएगी ना, तो उसकी एविडेंस ना ली जावे, और एक्यूज को जो लेडीज का क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, आपने देखा था ना वो दामनी फिल्म में कि भाई उसे उल्टे सीधे सवाल पूछे गए, तो फिर उसको वहां दोबारा से एग्जामिनेशन नहीं होगा, उसकी दोबारा से एविडेंस नहीं होगी, बल्कि जो शुरू में स्टेटमेंट करवाई है ना 164 में, उसी स्टेटमेंट पे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अब ठीक है हर्ष जी, सहायक जी, वेरी गुड। उसके बाद एक पॉइंट, हाँ, एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है उनके साइन वगैरह होंगे, और वो एफआईआर कहाँ पे रिकॉर्ड करी जाएगी? जो सरकारी जो रजिस्टर है ना, उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। एफआईआर की कितनी कॉपी होती है, बनती है हर्ष, सहायक? सर 2। देखते हैं अभी। सहायक परवीन बोलो। सर 4। किस किस को? सर इसकी ओरिजिनल कॉपी तो स्टेशन में रहती है, कॉपी कंप्लेनेंट को दी जाती है, और एक कॉपी मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है सर। ठीक है, ठीक है। अभी एक और रह गया।
इसकी 4-5 कॉपी बनती है, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता प्रवीण जी, कैमरा ऑन करिए अगर पॉसिबल है तो। सर एक कॉपी तो ऑफिस में रहेगी, एक कॉपी मजिस्ट्रेट को जाएगी, अभी हमने बोला, एक कॉपी जिसने इंफॉर्मेशन दिया उसको देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक कॉपी जो उसका सीनियर है, पुलिस वाला का सीनियर डिपार्टमेंट का, उसको भेजते हम। तो ये 4 कॉपी का तो अंदाजा है मुझे, ठीक है यहां तक। एक एक्यूज की भी होती है, पर एक्यूज का कोई लॉ में तो बताया नहीं गया अभी यहां तक, तो अभी वो उसको तो वहां कोर्ट से लेनी पड़ती है सर्टिफाइड कॉपी वगैरह, थाना नहीं देगा एक्यूज को कॉपी। तो सर अगला पॉइंट है कि अगर ये नया जोड़ा है हर्ष, अगर कोई अपराध कॉग्निजेबल है जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम, कौन सी ब्रैकेट है मधु जी, बोलो, अभी बोला मैंने। वो अपराध जिसकी सजा 3 से ऊपर और 7 से नीचे, मतलब 3 और 7 के बीच में। तो उस केस में जब आप एफआईआर दर्ज करवाने जाओगे तो वो अफसर डीएसपी की परमिशन से, नोट बिलो द रैंक ऑफ द डीएसपी, उस अपराध की ग्रेविटी के बारे में 2 काम में से एक काम कर सकता है हर्ष। या तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा कि भाई कोई अपराध हुआ है कि ना हुआ, और या क्या करेगा हर्ष, प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन सर। इन्वेस्टिगेशन ही कर देगा, ठीक है। या तो एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, चाहे कॉग्निजेबल केस ही क्यों ना हो, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। कितने दिन में, 14 दिन में। केस लॉ में मैंने कितना दिन लिखवाया था केस लॉ में हर्ष, सर केस लॉ में डेज 7 डेज। ललिता कुमारी में हमने लिखवाया 7 था कि days। अगर डिले हो गई है तो फिर जो है, अगर आप पुलिस के पास जाओगे तो वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, बल्कि जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, विच इज कंडक्टेड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ठीक है यहां तक, चलिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट, ये सहायक जी ने बोला था पहले, अगर एसएचओ एफआईआर लिखने से मना कर दे, अफसर जो है ना थाने का, वो एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे, तब क्या होगा सहायक जी। सर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उसके पास जाएगा। हाँ, और वो भी मना कर दे तो सर मैजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। वेरी गुड। तो सर अगर एसएचओ मना कर दे तो हम अपनी रिपोर्ट को लिखकर रजिस्टर्ड पोस्ट से एसपी को भेजेंगे। एसपी क्या करेगा मधु जी, आवाज आवाज, वाइस वाइस। इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर उसके लिए ऑर्डर, या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या उसके लिए ऑर्डर दे देगा। और उसको कुछ भी पकड़ में ना आए तो, वो कन्विंस ना हुआ तो, सर अगर एसपी को लगा कि भाई ना इसमें तो कोई मामला ना बनता तो मना कर देगा। रिफ्यूज कर सकता है। और अगर उसे लगता है कुछ बनता है, या तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, या किसी नीचे वाले को भेज देगा, या किसी व्यक्ति को डिप्यूट कर देगा। उस व्यक्ति को कितनी पावर रहेगी हर्ष, सर जितनी पावर उसके पास है सर। किसके पास, एसपी के पास। एसआई को, अगर किसी भी ऑफिसर को वो जो डेजिग्नेट करेगा एसपी, जितनी उसके पास पावर है उतनी। सर एसपी ने आपको डेजिग्नेट कर दिया, अब तू आप इन्वेस्टिगेशन करो हर्ष जी, तो आपके पास कौन सी पावर आ जाएगी।
जो सीआरपीसी में हमें दी गई पावर, जितनी हमें सीआरपीसी को पावर दी है, किसको दी गई? पुलिस को सर। जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उसको जो पावर थी ना, और अगर वह हमने काम सौंप दिया आपको, इन्वेस्टिगेशन का काम सौंप दिया हमने आपको, तो आपके पास वो एसएचओ की पावर आ जाएगी उस केस में, सिर्फ उस केस में। यू आर ए लेमैन, यू आर नॉट ए पुलिस ऑफिसर, बट यू हैव ए पावर ऑफ द सेम पावर ऑफ द एसएचओ, ओनली दैट पर्टिकुलर केस। और अगर वो भी मना कर दे तो एसएचओ एसपी मतलब, तो हम जो है मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट करेंगे। सर ठीक है यहाँ ये तक? सब सर ये सब एफआईआर के पहले होगा या तो वो तो इंक्वायरी में आ जाएगा ना? क्या? सर जैसे कॉग्निटिबल केसेस है और पुलिस को लगता है पर फंसा ये चीजें नहीं है, बट आपने बोला कि 7 डेज तक का, जैसे ललिता कुमारी केस में हेल्ड हुआ था, तो 7 डेज तक का आपके पास इंफॉर्मेशन आई है तो आप उसे इंक्वायरी कर लो। तो इंक्वायरी में सर ये सब सारे चीज इंक्लूडेड होते हैं, लाइक एसपी पावर ग्रांट कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट को नहीं नहीं जिसके नहीं नहीं पास। नहीं नहीं सर, हमने तो ये बोला है कि या तो एसएचओ अपना इंश्योर कर ले, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ले, या इन्वेस्टिगेशन कर ले। ठीक है। वो तो है सिर्फ उस केस में जो अपराध 3 से ऊपर 7 के बीच में है, ये यहाँ जो अब लिखा हुआ है एक्ट में। ओके सर, 3 से ऊपर 7 के बीच में। ओके सर, बिफोर एफआईआर। ऑब्वियसली सर, ठीक है सर, ठीक है सर। बिफोर, ऑब्वियसली जब इंक्वायरी कर रहा है तो वो पहले इंक्वायरी कर रहा है ना विद इन 14 डेज में, या इन्वेस्टिगेशन करेगा तो फिर एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर ले भाई। सर ठीक अच्छा, है ये लैंडमार्क कैसे, मतलब कुछ ऐसे एक बॉर्डर लाइन है सर कि अच्छा आप इंक्वायरी के ड्यूरेशन में आप क्या क्या पूछ सकते हो, तो वो इंक्वायरी के अंदर आती है, या फिर जैसे फोन चेक करना, रूम की तलाशी लेना, ये सब इन्वेस्टिगेशन में आ जाती है, या फिर वो लाइन लाइन कैसे ड्रॉ होती है सर कि अच्छा इसके बियॉन्ड आप जा रहे हो तो वो सर इन्वेस्टिगेशन में आ सर जाती है? सर 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 इन द लाइन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस है वो सुप्रीम है। नो अच्छा। इंटरफेरेंस इन द इन्वेस्टिगेशन इवन बाय द सुप्रीम कोर्ट जनरली। ठीक है सर। चलिए सर, नेक्स्ट सेक्शन स्पीक अबाउट what will we do in a non cognizable case. Previously we are discussing in a cognizable case, बट अब हम बात कर रहे हैं नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या होगा, नॉन सीरियस में, सिंपल में। तो सर उसमें जो पुलिस वाला है वो आपकी इंफॉर्मेशन को लिखेगा और आपकी इंफॉर्मेशन को मधु जी और आपको दोनों को भेज देगा मजिस्ट्रेट के पास। जाओ मजिस्ट्रेट के पास जाओ, वहां से ऑर्डर लेके आओ। ठीक है यहां तक? बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, और जब ऑर्डर आ गया तो आप सारा काम कर सकते हो पर अरेस्ट नहीं कर सकते बिना ऑर्डर के। और जिस व्यक्ति के खिलाफ केस हुआ उसने 2 अपराध करे, एक के रैप्टा मार दिया, एक के चक्कू मार दिया। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था, एक नॉन कॉग्निजेबल। तो क्या माना जाएगा उसका हर्ष? सर फिर पूरा मैटर कॉग्निजेबल केस की तरह देखा जाएगा। तो पूरा मैटर कॉग्निजेबल केस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये हमने 174 बोला है। बोलो उर्वशी। सर मैं कंफ्यूज हूँ, बिना मजिस्ट्रेट के आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तो वो बंदा जो है पुलिस ऑफिसर वो भेजेगा ना कि आप जाके मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर आओ। हाँ, उसके बाद आपने क्या बोले थे सर? अब मजिस्ट्रेट कहे ना कोई बात ना है, कोई जरूरत नहीं, तो सिंपल मामला है, छोड़ो, या मैं देख लूंगा, तो पुलिस का रोल खत्म।
अगर मजिस्ट्रेट क्या कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर करे पुलिस वाले को, ना भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन शुरू, पर उस केस में भी वो अरेस्ट नहीं कर पाएगा। अरेस्ट कब करेगा? फिर जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि जी इस बंदे को अरेस्ट कर लो, तो अरेस्ट कर लेगा। ये सारी बातें नॉन कॉग्निजेबल केस में, नॉन सीरियस ऑफेंस में, सिंपल अपराध में। ठीक। उसके बाद 175 जो बात करता है पुलिस की कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन की पावर। सर कॉग्निजेबल केस में पुलिस वाला मजिस्ट्रेट से पूछेगा हर्ष, ये 175 की फर्स्ट लाइन में लिखा है। अब किसी केस की इन्वेस्टिगेशन, ये नया पॉइंट जोड़ा अक्षिका, किसी केस की इन्वेस्टिगेशन एसपी चाहे तो डीएसपी को सौंप सकता है हर्ष। चलिए उसके बाद अगर जो है इन्वेस्टिगेशन करनी थी मधु जी ने, ये एएसआई है, और कर दी हर्ष जी ने, ये हौलदार है, तो इससे इन्वेस्टिगेशन खराब हो गई हर्ष। यस सर। क्यों? सर क्योंकि रैंक, ये जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो एएसआई रैंक के अफसर को करनी थी। रैंक रूम कुछ मैटर ना करे जब तक लिखा ना हो, जब तक लिखा ना हो। अगर कोई टेक्निकलिटी है ना, वो इन्वेस्टिगेशन सही है, इंस्पेक्टर की बजाय एएसआई ने कर दी। स्पेशल लॉ की बात नहीं कर रहा हर्ष में, सहायक जी, उर्वशी जी। SC ST एक्ट की इन्वेस्टिगेशन कौन करता है मधु? SC ST, अच्छा ओके ओके। SC ST एक्ट जो होता है ना, जिसमें हम बोलते हैं भाई लोअर कास्ट वाले को हम अपशब्द वगैरह बोल दे, तो उसमें पेनल्टी है, सजा है, तो उन केसों की इन्वेस्टिगेशन कौन करता है हर्ष? सर डीएसपी। नोट बिलो द रैंक ऑफ द डीएसपी, ये लिखा हुआ है वहां, उसकी नीचे वाला नहीं कर सकता। पर सामान्य केस में अगर मान ले एएसआई है, एसआई ने कर ना, एसआई है और एएसआई ने कर दी, तो इसे कोई फर्क ना पड़े। उसके बाद अगर एसपी ने भी कुछ ना करा, तो आप कहां जाओगे अक्षिका? एसपी के पास आप एफआईआर लिखवाने गए, उसने कुछ ना करा, तो आप कहां जाओगे अक्षिका? सर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी मना कर दिया तो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे सर। और मजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर कर सकता है? क्या सर? मजिस्ट्रेट के बाद क्या बोला आपने? मजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर करेगा? कि भाई उसको लगता है करना है तो हाँ बोलेगा कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बोलेगा कि भाई आप लिखो इसको और उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। तो सर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो एफआईआर के लिए थाने में बोल देगा, एसपी को नहीं बोल देगा सर। मजिस्ट्रेट तो थाने का होता है मजिस्ट्रेट अक्षिका, जिले का नहीं होता मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट थाने का होता है, ना कि जिले का होता है। तो मजिस्ट्रेट थाने को बोलेगा, क्या बोलेगा उर्वशी? सर ये बोलेगा कि आगे अगर आपको ठीक लगता है तो फिर करो। ठीक लगता तो पहले कर लेते, अब तो एसपी बोलेगा ना, अब तो मजिस्ट्रेट बोलेगा क्लोज द एफआईआर एंड टेक इन्वेस्टिगेशन, मेक इन्वेस्टिगेशन। और अगर वो कुछ ना भी बोले ना उर्वशी जी, तो मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर होता है उसका मतलब ये होता है कि एफआईआर दर्ज करो। अगर उसने नहीं लिखा ना ये कि एफआईआर दर्ज करो, तो भी मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को सुनने के बाद अगर पुलिस को कोई रेफर करता है, रिपोर्ट कोई ऑर्डर रेफर करता है, तो उसका मतलब ही होता है कि एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करो। आई एम सेइंग अंडर सेक्शन 156(3)
156(3), जो कि अब नए का बन गया 175 का 3। ठीक है यहां तक हर्ष? तबे ठीक है बेटा हर्ष? मतलब सर अगर तो मुंडी यूं क्यों कर रहा है? थोड़ा सा हेडेक सा है, हल्का फुल्का हेडेक है सब कुछ लिए। चलो हाँ बोलो क्या कह रहे? सर मतलब ये है कि अगर ये नहीं भी करा, मजिस्ट्रेट ने नहीं बोला, तो भी पुलिस वाला तो करेगा ही। मैं बोला कि मजिस्ट्रेट के पास आप गए, एसपी ने कुछ नहीं किया, आप मजिस्ट्रेट के पास गए और उसके बाद मजिस्ट्रेट ने आपकी बात को कन्विंस हो गया और मजिस्ट्रेट ने कह दिया भाई जाओ मैटर को तुम देखो, ये ऑर्डर लिख के दे दिया थाने को, तो भी इसका मतलब यही माना जाएगा कि पहले एफआईआर दर्ज करो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन। मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है सर। चलिए बोलो सहायक। सर अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे किसी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो फिर उसको हम इंक्वायरी बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे? सर वो तो एफआईआर होगी। मजिस्ट्रेट ने जब उसको भेजा थाने में, एफआईआर, एफआईआर फिर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है यहाँ पे? पहले है ना एफआईआर लिखेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर इंक्वायरी होगी, कैसा साइकिल चलेगा? इंक्वायरी हटाओ यहाँ से, इंक्वायरी हटाओ, मैंने इंक्वायरी वर्ड तो कहीं यूज ही नहीं किया। ट्रायल वगैरह भी नहीं यूज होगा मतलब उस साइकिल पे? अभी कुछ नहीं, अभी तो उसकी नहीं आई बेटा, अभी तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन वर्ड आया है या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आई वर्ड आया था, इंक्वायरी नहीं preliminary inquiry। एफआईआर दर्ज करके फिर वो पुलिस जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे जाके। हाँ एफआईआर इन्वेस्टिगेशन। वो चाहे उसमें मैटर नहीं होगा ना, चाहे वो बोले या ना बोले, पुलिस तो करेगी अपना काम। हाँ ठीक है। चलिए अगला लास्ट पॉइंट, ये नया जोड़ा है हर्ष, अक्षिका। अगर कोई कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ है तब क्या होगा? तो सर उस केस में मजिस्ट्रेट जब तक ऑर्डर नहीं करेगा, जब तक वह कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास सुपीरियर ऑफिसर से ना आई हो, और दूसरा उस जिसके खिलाफ वो केस है पब्लिक सर्वेंट, उसको सुन ना लिया हो। ठीक है यहां तक डेजी, सहायक, हर्ष, अक्षिका? सर इसमें जो बी पार्ट है, तो मतलब जिसके अगेंस्ट आई है तो उसके सुनने की बात है, राइट? ठीक यही बोला मैंने। ठीक है तो सर ये हमने सारा आपको, अभी तो बहुत कुछ है, अनलिमिटेड है, वो सारा पॉसिबल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। पूरे एक बीएनएस को करने में कम से कम मैं बोल रहा हूँ 3 महीने चाहिए, पर हम बिल्कुल एकेडमिकली आपको कोशिश करेंगे 1 महीने में हो जाए। सर ठीक मैं है? तो ये बोलता हूँ ना, जिस हिसाब से चल रही है ना, आप टाइम लो सर, क्योंकि ये एक बार हो जाएगी ना तो हमारे दिमाग में बढ़िया से प्रिंट हो जाएगा ना, तो तो आप सर 2-3 अब महीने मैं तो ले लो बोला सर। कि मैं टाइम लूंगा, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए, भेजिए, नफी बढ़ाइए, मैं तो 2 महीने बढ़ा दूंगा, ठीक है सर। मैं तो मना नहीं ठीक। कर रहा, हाँ राइट सर। पर मेरी भी तो कुछ कंपल्शन है ना। हाँ राइट राइट सर। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको एक्सपेंड करिए, अपने ग्रुप में डालिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे जुड़ सके, तो हम अपना टाइम भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हमारी भी तो लिमिटेशन है ना। जी सर जी। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है उर्वशी जी, अपने ग्रुप में शेयर करिए इस चीज को। हाँ चलिए अच्छा, टाइम अभी 1.5 घंटा हो गया, अभी हम कोशिश करेंगे 15-20 मिनट और हमारे पास रहे, 8 बजे तक मामला जम जाए हमारा। तो अब इसमें हमारा बेटा, मेरा काम बंद होता है और आपका काम शुरू होता है। अभी हम रीडिंग कराएंगे
जो ईमानदारी से बैठेगा, बैरक सामने रखेगा और एक बंदा बोलेगा और बाकियों ने सुनना है, देखना है, अपने बैरक को देखना है। कहीं से भी मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं, कोई चीज नहीं पकड़ में आए तो मेरे को हैंड रेज करना है, सिर्फ वहां तक जहां तक लिखोड़ है उससे रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। सायक जी बोलिए आप। हर्ष तबियत ठीक है अभी? देखता हूं मैं अभी। बोलो सायक। Yes, एफआईआर sir. का है। Okay. परवीन जी ये कैमरा ऑन करिए, परवीन भारद्वाज। सर इसमें कुछ सेटिंग की वजह से ना कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। मैं कल इसकी सेटिंग सेट कर दूंगी सर। नहीं आप मैंने तो खैर अभी अदरवाइज नहीं देखा, पर आपका एक बार रिस्पॉन्ड मैंने देखा, तो हम चाहते हैं कि कैमरा ऑन करे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। यस वैसे तो सभी पढ़ने वाले हैं, पर हमें होमवर्क भी चाहिए। हाँ बोलो सायक जी। Chapter 13. Information to the police and their powers to investigate. Section 173. Information in cognizable cases. Clause 1. Every information relating to the commission of a cognizable offense, irrespective of the area where the offense is committed, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station, and if given यहीं तक orally, रुको, यहीं तक रुको, मेरे को भी देखो जब भी बार बार। तो सर पहले में बोला इरेस्पेक्टिव ऑफ द जुरिडिक्शन, तो इसका मतलब 0 एफआईआर। फिर इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब EFIR। और एक बीच में वर्ड है मे बी गिवन, तो यहां तो मे लिखा हुआ है, पर अब ललिता कुमारी में हमने बताया था कि इस मे को शेल पढ़े हम। ठीक है, आगे पढ़िए अब सायक जी। and if given orally, it shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it. अगर आप जाके अपनी कहानी गाते हो तो पुलिस वाला आपकी कहानी में से टेक्निकली जो बनता है उसके हिसाब से उसको राइटिंग कर लेगा और आपके साइन करवा लेगा। कहाँ राइटिंग करेगा? जो सरकार ने जो बुकलेट बनाई है ना, ये अपने घर की कॉपी में लिखेगा मधु जी। सॉरी, उसके जो रजिस्टर है उसमें रिकॉर्ड कर लेगा, सरकारी रजिस्टर में करेगा, अपनी कॉपी में ना करे। अगले मैं अपने घर से कॉपी ले जाऊं और उसमें लिख लूं। चलिए सर। By electronic communication, it shall be taken on record by him on being signed within 3 days by the person giving it. हाँ, तो अगर ओरली है तो वो लिख लेगा, और अगर आप लिखी हो के लिख के लेके गए हो तो वो उसका पार्ट बना लेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में दी है तो 3 दिन में जाके आपने साइन करवाने हैं। आगे। And the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribe in this behalf. बोला वो उसको लिखेगा अपने, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो बताया रजिस्टर वगैरह। आगे। Provided that the information is given by the woman against whom an offense under section 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, or section 124 of the BNSS 2023 is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by police officer or any woman
officer. ये सारा बोल रहा है कि सारे वोमेन के अपराध है, ये नंबर खुद याद रखना है। वोमेन के एसिड अटैक के हैं, हैरेसमेंट के हैं, रेप के हैं, गैंग रेप के हैं, तो इनमें वो एफआईआर पुलिस ऑफिसर, वोमेन पुलिस ऑफिसर या वोमेन ऑफिसर वो दर्ज करेगा, एफआईआर लिखेगा। आगे Provided further that in the event that the person against whom an offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 or section 124 of the BNSS is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person's choice, in the presence of an interpreter or a special educator as the case may be. इन सारे केस में, डिसेबल के केस में पहले तो वोमेन सिर्फ, अब है वोमेन के साथ साथ तो डिसेबल है, तो इन सारे केस में एफआईआर के लिए हमें उस लेडी का कन्वीनियंस देखना पड़ेगा, उसकी सहायता के लिए एजुकेटर और इंटरप्रेटर देना पड़ेगा, ये इन्होंने कहा। आगे जो लेडीज परमानेंटली या टेम्परेरी, मेंटली या फिजिकली डिसेबल है वो। आगे The recording of such information shall be videographed. The police officer shall get the statement of the person recorded by magistrate under clause A of subsection 6 of section 183 as soon as possible. ये सारी बातें बोली है, वीडियोग्राफी भी होगी और उसका 164 में पुराने वाला 164 जो कि नए का 183 6 का ए, वहां पे उस लेडी का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराया जाएगा, जो कि आगे चल के दोबारा उसकी एविडेंस नहीं होगी और इसी स्टेटमेंट पे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ये आगे लिखा हुआ है, अभी हम बताएंगे। आगे Clause 2. A copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant or एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अर्जी आगे Subsection 3. Without prejudice to the provisions contained in Section 175, on receipt of information relating to the commission of any cognizable offence which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of the police station may, with the prior permission from an officer not below the rank of DSP, considering the nature and gravity of the offence. वो ये है कि अगर 3 और 7 के बीच की ब्रैकेट है ना किसी अपराध की, तो डीएसपी की परमिशन लेके अब ये काम करेगा। आगे क्या करेगा देखो। Clause 1. Proceed to conduct a preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days. Or proceed with investigation when there exists a prima facie case. हाँ, वो डीएसपी की परमिशन से या तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा 14 डेज में या फिर इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। आगे Subsection 4. Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing
and by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offense, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this Sahinta, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offense, failing which such aggrieved person may make an application to the magistrate. बोलो, समझाओ। सर बेसिकली सेक्शन में बोला गया है कि अगर जो पर्सन है उसको वहाँ पुलिस स्टेशन में रिफ्यूज हो जाती है एफआईआर रजिस्टर करने से, तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास स्पीड पोस्ट के थ्रू अपनी कंप्लेंट भेजता है। तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर लगता है उसको कि उसमें कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है इस इन्फॉर्मेशन से, तो या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा केस, या फिर इन्वेस्टिगेट करने को कहेगा किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो उसके नीचे काम करता है, और उसको वो सारी पावर दी जाएगी जो एक एसएचओ के पास होती है। और फिर भी अगर एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड होती है तो वो अपनी एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को दे देगा। ठीक है। उर्वशी बोलो आप, जिसने बोलने में इंटरेस्ट है वो हैंड रेज करे। उर्वशी बोलो आप, आर यू इंटरेस्टेड? यस सर। करो 174। yes. As to non-cognizable cases and investigation of such cases. Subclause 1. When information is given to an officer in charge of police station of the commission within the limits of the such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be enter the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by the rules prescribed in this behalf. बताओ क्या कहा इसने? सर जो इंफॉर्मेशन है दी गई है पुलिस ऑफिसर को, इंचार्ज पुलिस ऑफिसर को, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से दी गई है। मतलब वो केस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल केस है और ऐसी इंफॉर्मेशन वो अपने पास लिखेगा। ठीक है, आगे। और इसमें रूल्स दिया गया है किसके बिहाफ पे। आगे बढ़ो, Subclause 1 refer the informant to the magistrate. Section 2 forward the daily diary report of all such cases fortnightly to the magistrate. Subclause 2 no police. बस उर्वशी जी, उन्होंने कहा कि अगर नॉन कॉग्निजेबल केस में अगर आप पुलिस के पास जाओगे और वहां पे जो आप लिखवाने की कोशिश करोगे तो वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, बल्कि आपकी अपनी वहां का जो एक नॉन कॉग्निजेबल केस के लिए जो सरकार का रजिस्टर होता है उसमें एंट्री कर देगा और उसके बाद आपकी रिपोर्ट को और आपको दोनों को फॉरवर्ड कर देगा। जाओ मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है सर। पढ़ो अक्षिका। Subsection 2. No police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of magistrate having power to try such case or commit the case for trial. सर इसके अंदर बात करी गई है कि पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कोई भी केस नॉन कॉग्निजेबल उसको ट्रायल नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। Thereafter, subsection 3. Any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation, except the power to arrest without warrant, as an officer in charge of police station may exercise in a cognizable case. सर इसके अंदर ठीक है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर ठीक है इन्वेस्टिगेट कर रहा है, बट उसको अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। Subsection 4. Where a case relates to two or more offences of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding that the
अदर ऑफेंस आर नॉन कॉग्निसेबल। तो सर दो इसमें दो ही बात करी गई है, एक नॉन कॉग्निसेबल केस है, एक कॉग्निसेबल केस है। तो उसको ऐसे डीम माना जाएगा जैसे वो कॉग्निसेबल ऑफेंस है और उसी की तरह आगे करा जाएगा इन्वेस्टिगेट। ठीक है, मधु जी पढ़िए, बेरेक्ट है, पढ़ो। सर एक क्वेश्चन था 174 में जो मेंशन किया है उसमें बोला है विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, लाइक कि अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो सेम एरिया के सेम पुलिस स्टेशन के अंदर ही उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा ठीक है, जिसके लिमिट्स के अंदर वो हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए पढ़िए, पढ़ना है, हाँ जी सर। पढ़ो सेक्शन 175। 175 police officers power to investigate cognizable cases. Any officer in याशा बेटा शोर नहीं। Any officer in charge of a police station may, without the order of a magistrate, investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limit of such station would have power to inquire into and try under the provisions of chapter 14. ये कह रहे हैं चैप्टर 14 के अंदर इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर होता है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला उस क्षेत्र में जहां पे वो ऑफेंस हुआ है उसके मजिस्ट्रेट के जिसके क्षेत्र में वो रहता है उसमें बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। जहां पे वो रिपोर्ट आई है वहां पे पुलिस वाला बिना मजिस्ट्रेट के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा कॉग्निजेबल केस में, क्योंकि उसमें मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। Okay, sir. Second, provided that considering the nature and gravity of the offense, the superintendent of police may either himself investigate or require the नहीं मैम, कहीं और घुस गए, प्रोवाइजो है इसमें, पढ़ो। provided that considering the nature and gravity of the offense, the superintendent of police may either himself investigate may require नहीं मैम, इसमें पुराने may वाला है। require sir. हाँ हाँ, may require the DSP, Deputy Superintendent of Police, to the investigate the case. or require the deputy superintendent of police to investigate the offense. चलिए सर, कोई बात नहीं बेटा। तो इसने कहा है कि यहाँ पे अगर केस के नेचर, माइक म्यूट करिए मधु, अगर केस के नेचर ग्रेविटी को देख के एसपी को अगर ठीक लगे तो वो डीएसपी को इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंप सकता है। ठीक है, यहां तक जनरल केस में। स्पेशल केस में तो होता ही है कि भाई जहां भी एक्ट कह रहा है कि भाई डीएसपी करेगा तो डीएसपी करेगा, पर ये जनरल सीआरपीसी में बोल दिया, बीएनएसएस में बोल दिया। योगेश जी ने हाथ उठाया था पढ़ने के लिए, अगर है तो पॉसिबल बताओ, पढ़ो। हाँ सर, पढ़ो। सबसेक्शन 2 नो प्रोसीडिंग of police officer in any case shall at any stage to be called in question on the ground that the case was one which such a officer was not empowered under the section to investigate. चलिए बताइए क्या कह रही है। नॉन प्रोसीडिंग पुलिस ऑफिसर शैल बी स्टेज क्वेश्चन ग्राउंड के लिए पुलिस ऑफिसर इम्पावर्ड नहीं है किसी सेक्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। चलिए रुकिए, अभी बताइए हर्ष क्या कहना चाहता है। सर इसमें ये बताया गया है कि इसमें अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने कोई केस इन्वेस्टिगेट कर दिया जिसमें वो एम्पावर्ड नहीं था तो इस ग्राउंड पे उस पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इस ग्राउंड पे वो इन्वेस्टिगेशन को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन आगे भी काम करेगी और उस केस में आगे ट्रायल किया जा सकता है। इस ट्रायल को इसलिए चैलेंज नहीं किया जाएगा कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन जिस अफसर ने करनी चाहिए थी उसने नहीं करी, बल्कि किसी और अफसर ने कर ली रैंक वाइज वगैरह वगैरह, तो उस केस में वो इन्वेस्टिगेशन तब भी सही मानी जाएगी, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो जिसने इन्वेस्टिगेशन करी है वो उसकी पावर ना भी रखता हो तो भी। ठीक है, यहां तक। परवीन जी आप पढ़ना चाहते हो? चलिए बोलिए।
Sub clause 3. Any पढ़ो। magistrate empowered under section 210 may, after considering the application supported by an affidavit made under subsection 4 of section 173, and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made in this regard by the police officer, order such an investigation as above mentioned. क्या कहना चाह रहे हैं? सर अगर मजिस्ट्रेट के एम्पावर है 210 के अंदर, तो उसके पास एक एफिडेविट के साथ 173 क्लॉज सब सेक्शन 4 के अंदर एफिडेविट के साथ एक एप्लीकेशन आएगी, तो उसमें अगर उसे लगता है कि इंक्वायरी करने के बाद कि इसमें कोई फर्दर नेसेसरी एक्शन लिया जा सकता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फर्दर ऑर्डर कर सकते हैं। तो मोटी मोटी बात ये बोल रही है कि जो पहले 156(3) था ना, कि अगर मान ले हम एसएचओ के पास गए, उसने एफआईआर ना लिखी, हम एसपी के पास गए, हम उसने एफआईआर ना लिखी, फिर हम मजिस्ट्रेट के पास चले गए, वहां कंप्लेंट डाल दी और हमने वहां कहा कि भाई हमारी एफआईआर का ऑर्डर करो, तो वो जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे पुलिस वाले को एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ये बात इस सेक्शन में कही गई है प्रवीण जी, ठीक है यहाँ तक? सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो आकाश, बोलो। सर एक नॉर्मली क्या जाता है ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में, कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर उसके जुरिडिक्शन में केस नहीं आता है, तो फिर उसके सुपीरियर अथॉरिटी क्या करते हैं कि केस को सुखविंदर माइक म्यूट करिए सर। हाँ, कि आपकी जुरिडिक्शन से बाहर था, तो आपका जितने भी इन्वेस्टिगेशन थे उसको हम मानते नहीं है, आपको ये पावर के बियॉन्ड था। बट ये तो लॉ को वायलेशन होता था ना सर, क्लियर कट। मतलब क्वेश्चन क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर? जैसे मैंने एक केस को देखा था सर, कि वहां पे ना, नहीं ऐसे नहीं, हमने बोल दिया कि लो ये कह रहा है कि भाई उसकी अगर कोई मान ले एज पर लो अगर अफसर कम बत्ती हो गया तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, पहला पॉइंट। बट जैसे ही इसको प्रैक्टिकलिटी में लेके जाएंगे तो दूसरा आदमी तो इसको चैलेंज करेगा ही कि वो तो अफसर सही नहीं था, वो तो कम छोटा अफसर था, बड़ा अफसर था, वो तो एक अलग डिबेट हो जाएगी। कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उसके ऑब्जेक्शन को मानने या ना मानने। ओके सर, ओके सर। हाँ, ऑब्जेक्शन तो कोई भी करेगा, ऑब्वियसली करेगा ऑब्जेक्शन तो। हाँ, कोर्ट के पास ये डिस्कशन पावर आ जाती है, हाँ, वो माने या ना माने। हाँ ऑब्वियसली, अगर आप जस्टिफाई कर दो, देयर इज ए नो इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, नो फेलियर ऑफ जस्टिस, तो भाई छोटे अफसर ने भी कर दिया तो कोई बात ना। लेकिन अगर आप कन्विंस करो कि भाई नहीं इससे फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो फिर वो कंसिडर कर भी लेगा। जी सर। वो तो सारा प्रूविंग सिस्टम है ना, वो तो एक अलग पॉइंट है आकाश जी। ये तो लॉ है, बस सिर्फ ये लॉ है। लॉ को इंटरप्रिटेशन करना वो कोर्ट में केसों में होता है, केसों में यस नो दोनों चलता है, अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड। जी सर। पढ़ो अक्षिका। यस सर। सबसेक्शन 4। एक सेकंड उर्वशी बोलो क्या कह रही है? सर सब क्लॉज 3 आप बता रहे थे कि मजिस्ट्रेट बोलता है ना कि एफआईआर का ऑर्डर करवा, तो फिर वो पुलिस कर देता है, यही बात है ना? बोला मैंने। ठीक, आगे अक्षिका। Okay. Subsection 4. Any magistrate empowered under Section 210 may, upon receiving a complaint against a public servant arising in course of the discharge of his official duties, order investigation subject to. सर इसके अंदर बेसिकली बात करी गई है, अगर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आई है तो उसके लिए आगे इन्वेस्टिगेशन को कैसे किया जाएगा। Subclause A. Receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to him. Subclause B. After considering of all the assertions made by the public servant as to the situation that lead to the incident so alleged. सर इसके अंदर पहले तो भाई सुपीरियर जो उनके ऑफिसर सुपीरियर हैं वो उस चीज को देखेंगे, thereafter उनके जो पब्लिक सर्वेंट्स उनके अगेंस्ट में वो कंप्लेंट आई है तो उनको भी सुना जाएगा। ठीक है। यस सर। अर्जी कुछ दिक्कत? नो सर, ठीक है। चलिए आज के लिए अभी इतना ही है।
अभी भी इसमें काफी बाकी है, मतलब ये कंसेप्ट पूरा हो गया है, सेक्शन मैंने पढ़वा दिया है, शुरू में सिनोप्सिस मैंने आपको बताए हैं, उसी के बीच में थोड़े बहुत केस लॉ भी लिखवाए हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा, वो मेरे ख्याल में किसका है, हर्ष देखना अगला क्वेश्चन, कन्फेशन का है शायद, कन्फेशन का है, कस्टडी का है? सर कन्फेशन का है। सर कन्फेशन है। कन्फेशन, यस सर। हाँ, तो कन्फेशन वाला जो है ये सेक्शन हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। कल एक बार देखना पड़ सकता है, हो सकता है छुट्टी हो सकती है कल, 99% चांस है छुट्टी के, फिर मंडे को मिलेंगे। मेरे को एक बार आउट ऑफ स्टेशन जाना है, इस वजह से। बोलो अंजनी कुमार सर। सर बीएनएसएस ये जो चल रहा है, क्या इसकी कोई ऐप के थ्रू हो सकती है क्लास? जैसे मान लीजिए मैं जो है लेट ज्वाइन हुआ हूँ आज, तो मुझे आज जहाँ तक पढ़ाएगा वहां तक तो ठीक है, बट उसके पीछे का कैसे करूँ? हर्ष सर आपको इसके रिगार्डिंग है ना, हमने जो गूगल चैट पे अभी नंबर फ्लैश किए थे, कासिफ सर का उसमें नंबर डाला था, मैं अभी दोबारा डाल देता हूँ। वो इसके ना क्लासेस सारी रिकॉर्ड हो रही है, जो भी अभी रिकॉर्ड भी बोला है सर ने, और इससे पहले भी जो लेक्चर्स हुए सारी रिकॉर्डेड हुई है, तो उनको सारी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके सर। मैं आप दोबारा देता हूँ नंबर, आप देख लीजिए, उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर एक कल वाला केस लॉ रह गया था, रिवीजन रिव्यू वाला, मेंटेनेंस पे। रिवीजन एंड रिव्यू, ये कासिफ सर का जो नंबर है, यस सर, रिवीजन का नहीं, रिव्यू का केस लो है शायद। मेरे को मैसेज डालना, कल मैं रखूंगा, अभी मेरे पास मटेरियल नहीं है, अभी मेरे ओरली याद नहीं है, अभी याद है पर क्लियर कट याद नहीं है, तो मेरे को एक बार मैसेज डाल दीजिए, फिर मैं। गुरुजी ऐसा बेयरक्ट का ये कौन कौन से लेने पड़ेंगे हमारे लिए सर? गुरुजी सर रिमूव कीजिए सर, ये वही है कल वाले हैं, इनको रिमूव करिए सर, ये वही कल वाले हैं। नहीं, अब क्लास ही खत्म है। ऐसा तो करने उचित थोड़ी होगा। आप इस तरीके से कह रहे हैं तो हम नहीं लेकर आपकी क्लास, बताइए नहीं ले ना? नहीं सर प्लीज आप मेरे से बात करिए। बताइए गुरुजी। बोलिए। जिसने लीव करना लीव कर दो, जिसने लीव करना लीव कर लो, आज की क्लास खत्म है भाई। ऐसा गुरुजी ये कहना चाह रहा है, कौन सी बेयरक्ट कहाँ से, यानी कितने बेयरक्ट खरीदने पड़ेंगे हमारे लिए, कौन सी बेयरक्ट लेने पड़ेंगे क्लास के हिसाब से? जो सिलेबस में है आपके किसी भी स्टेट का, आप स्टेट का अपना नेट से जो है, इंटरनेट से अपना सिलेबस निकालिए। हर स्टेट का सिलेबस अलग अलग होता है, और उसके हिसाब से जिस भी जगह पे आप रह रहे हो वहां के आप बेयरक्ट ले सकते हो। सामान्य तौर पे आप यूनिवर्सल के बेयरक्ट भी ले सकते हो। अच्छा गुरुजी, ठीक है, ठीक। चलिए सर, आज के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सर, अपने जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करिए, ताकि हमारे जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट हो सके, और हमें भी हो सके, और आपको भी हो सके। ठीक है सर। सर आज कौन कौन से सेक्शंस करने हैं? सारे पूरे तीनों? नहीं, मैंने वो 173, 174, 175 तक। ओके सर। कासिफ सर। हाँ कासिफ सर। जी सर, एक सेकंड। जी सर, एक सेकंड। प्रेमचंद जी, आप क्या इशू है, आप बताएंगे सर? आप माइक ऑन करके क्यों रहते हैं भाई क्लास में? हमेशा आपको यार रिमूव करना पड़ता है हमें अननेसेसरी। कल भी अली सर गिला। चलिए सर, इट्स फाइन सर, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, खत्म हो गया सर आज के लिए। सर राइटिंग